दोस्तों, आखिर पलाशबाड़ी के उस मंदिर परिसर में ऐसा क्या हुआ है कि ढाका से लेकर के रंगपुर तक लाखों लोग रातों रात सड़कों पर उतर आए हैं। तारिक रहमान की नई सरकार के सामने 72 घंटे का जो अल्टीमेटम रखा गया है, उसका असली जियोपॉलिटिकल मीनिंग क्या है? भारत बांग्लादेश के मेहरपुर बॉर्डर की जीरो लाइन पर आधी रात को ऐसा क्या मूवमेंट हुआ जिसने दोनों देशों के बॉर्डर गार्ड्स को आमने सामने ला खड़ा किया है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस वक्त बांग्लादेश अपनी अंदरूनी राजनीति के अंदर उलझा हुआ है, उसी वक्त भारत ने यूके के साथ मिलकर के ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़ने वाला है? दोस्तों, आजकल ढाका की हवा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। मामला सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जो अचानक से सतह पर आ गई है। उत्तरी बांग्लादेश के गाईबांधा जिले के अंदर एक जगह है पलाशबाड़ी। यहां पिछले काफी वक्त से एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिति यहां भगवान राम की 81 फीट ऊंची विशाल मूर्ति बनवा रही है। सिर्फ राम जी की ही नहीं, बल्कि इस परिसर के अंदर 50 फीट के भगवान कृष्ण और 30 फीट के भगवान शिव की मूर्तियां भी इस 22 करोड़ टका यानी कि करीब 15.6 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। जमीन पर काम 80% पूरा हो चुका है। सब कुछ तय रणनीति के हिसाब से चल रहा था। एक ऐसा निर्माण जो उस इलाके की पहचान बनने वाला था, लेकिन अचानक से मुस्लिम कट्टरवादी नेटवर्क और उनके लोकल मौलानाओं की तरफ से धमकियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। बात यहां तक पहुंच जाती है कि सोशल मीडिया और लोकल नेटवर्क पर खुलेआम बुलडोजर लाने की धमकियां दी जाने लगती हैं। प्रशासन, जिसका काम सुरक्षा देना होता है, वो इन धमकियों के आगे मूक दर्शक बन जाता है। पुलिस और लोकल अथॉरिटीज पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं। समिति के अध्यक्ष हरिदास चंद्र दास को भारी मन से काम रोकना पड़ता है। वो नेशनल मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि हम डरे हुए हैं। एक पूरी हिंदू कम्युनिटी को डर के साए के अंदर अपना 80% काम छोड़ना पड़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। मंदिर समिति के सलाहकार श्यामलाल कुमार महंत एक बयान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि हमने काम इसलिए रोका ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे। हम किसी विवाद की वजह नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या इस शांति की कीमत एक ही पक्ष चुकाएगा? ये सवाल आज हर उस इंसान के दिमाग में है जो बांग्लादेश के बदलते हुए हालात को देख रहा है। सनातन धर्म की सबसे केंद्रीय विभूतियों में से एक को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट का इस तरह काम रुकवाना बहुत बड़ा मैसेज देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली गुस्सा तब फूट पड़ता है जब गाईबांधा में भी विरोध के नाम पर कुछ मुस्लिम अतिवादी लोग भगवान राम की तस्वीर के साथ में बेहद अपमानजनक हरकत करते हैं। तस्वीर पर जूता रख करके उसका खुलेआम अपमान किया जाता है। ये कोई बंद कमरे में की गई घटना नहीं है, ये सरेआम होता है। पुलिस दिखावे के लिए केस दर्ज करती है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर फाइलें बस इधर से उधर घूम रही हैं। अब आप एक आम नागरिक के नजरिए से सोचिए, एक तो आपका प्रोजेक्ट रुकवा दिया गया, ऊपर से आपकी आस्था का खुलेआम मजाक उड़ाया गया, और इसका नतीजा वो होता है जो शायद तारिक रहमान की सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा था। जुम्मे के दिन ढाका के शाहबाग चौराहे से लेकर के नेशनल प्रेस क्लब तक जन सैलाब उमड़ पड़ता है। हजारों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग, छात्र और अलग अलग संगठन हाथों के अंदर मशाले लेकर के सड़क पर निकल आते हैं। जय श्री राम के नारों से पूरी राजधानी गूंज उठती है। रंगपुर में जब पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वहां भी सीधी झड़प देखने को मिलती है। ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये सालों से दबा हुआ वो फ्रस्ट्रेशन है जो अब ज्वालामुखी बनकर के फट रहा है। हिंदू महाजोट जैसे बड़े संगठनों ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। 72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे का समय दिया गया है तारिक रहमान की बीएनपी लीडरशिप वाली सरकार को। अगर 72 घंटे में तस्वीर का अपमान करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और पलाशबाड़ी में मूर्ति का काम दोबारा से स्टार्ट करने की इजाजत नहीं मिली, तो पूरे बांग्लादेश के 64 जिलों में एक एक करके राम मंदिर बनाया जाएगा। ये एक ऐसा सीधा चैलेंज है उस सिस्टम को जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकामी साबित करता है।
दोस्तों इसे थोड़ा जियोपॉलिटिकल नजरिए से आप समझिए। इस साल फरवरी के अंदर जब तारिक रहमान ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने अपने पहले ही नेशनल एड्रेस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि धर्म लोगों का निजी मामला है लेकिन देश सबका है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? साल के शुरुआती 3 महीनों के अंदर ही यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच ही सांप्रदायिक हिंसा और टकराव की 133 से ज्यादा घटनाएं रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 8% है। यह देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। पिछले मोहम्मद यूनुस शासन के बाद से ही ये कम्युनिटी लगातार एक अनिश्चितता के माहौल में जी रही है और अब पलाशबाड़ी का मामला इस बात का लिटमस टेस्ट बन गया है कि क्या नई सरकार वाकई में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे सकती है या फिर वो भी कट्टरपंथी गुटों के आगे सरेंडर कर चुकी है। पूजा समारोह के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पूरे देश के अंदर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। ढाका रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के पास से लेकर के नेशनल प्रेस क्लब तक हर जगह विरोध दर्ज हो रहा है। ये साफ मैसेज दे रहा है कि अब चीजें पहले की तरह चुपचाप बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब जब देश के अंदर ये भारी उथल पुथल चल रही है दोस्तों, ठीक उसी वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक अलग ही टेंशन बिल्डअप हो रहा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर मेहरपुर का खालपारा इलाका, यहां रात का अंधेरा है। अचानक से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा दावा सामने आता है। चुडांगा बटालियन 6 के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद नजमुल हसन कहते हैं कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने 4 लोगों को बुरी पोटा बॉर्डर पोस्ट के जरिए अवैध तरीके से बांग्लादेश के अंदर धकेलने की कोशिश की है। बीजीबी का दावा है कि उनके जवानों की कड़ी निगरानी ने इस पुश इन की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक पुरुष और 3 महिलाओं का यह ग्रुप इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर नंबर 15 और 16 के बीच नो मैंस लैंड में कटीले तारों के बीच फंसा हुआ है। बीजीबी ने वहां अपने जवानों और लोकल ग्रामीणों की गश्त बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए और इस दावे के पीछे का असली खेल समझिए। भारत इन पुश इन के दावों को सिरे से खारिज करता है। असली कहानी कुछ और ही है। भारत के पास में ऐसे कई अवैध नागरिक पकड़े गए हैं जो बिना सही डॉक्यूमेंट्स के भारतीय सीमा में थे। भारत इन्हें वापस भेजना चाहता है जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, लेकिन बांग्लादेश इन नागरिकों की सिटीजनशिप कंफर्म करने में लगातार देरी कर रहा है। वो इन्हें वापस लेने से बच रहा है और अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए वो उल्टा भारत पर पुश इन का इल्जाम लगा रहा है। हाल ही के दौरान दोस्तों नई दिल्ली के अंदर बीएसएफ और बीजीबी के प्रमुखों की जो हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई थी वहां भी ये मुद्दा उठाया गया था। पश्चिम बंगाल में नई लीडरशिप के बाद से ही बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के भारत का रुख एकदम क्लियर हो चुका है, सख्त हो चुका है। अब इल्लीगल क्रॉसिंग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश की ये पुरानी रणनीति रही है कि जब भी उनके अंदरूनी हालात खराब होते हैं वो बॉर्डर पर कोई ना कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन 2026 का भारत इस तरह के माइंड गेम को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं कैलकुलेशन भी बदल देता है और यही वो मोड़ है जहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दोस्तों एक तरफ बांग्लादेश की सरकार अपने अंदरूनी प्रोटेस्ट और बॉर्डर की टेंशन के अंदर बुरी तरह से उलझी हुई है, दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा फैसला लिया गया है जो उनकी पूरी इकोनॉमी की नींवें हिलाने वाला है। दोस्तों तारीख नोट कर लीजिए 15 जुलाई 2026। ये वो दिन है जब भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पूरी तरह से लागू होने जा रहा है। पिछले 3 साल से इस पर पर्दे के पीछे बहुत इंटेंस नेगोशिएशन चल रही थी और अब ये हकीकत बन चुका है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत और यूके की डील से बांग्लादेश का क्या नुकसान होने वाला है, तो यहीं पर असली जियोपॉलिटिक्स काम करती है। दोस्तों किसी भी देश को कमजोर करने के लिए बॉर्डर पर भारी फोर्सेस भेजने की जरूरत नहीं होती, बस उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन पर चोट करनी होती है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से उनके टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं और फिर यूरोप और यूके के अंदर बिकते हैं। अभी तक बांग्लादेश को सस्ते लेबर और कुछ खास टैरिफ छूट की वजह से यूके के मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ा फायदा मिला करता था। लेकिन दोस्तों अब ये पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन का खेल पलटने वाला है। मनी कंट्रोल के लेटेस्ट
ट्रेंड डेटा एनालिस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि यूके को होने वाले एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का सीधा कंपटीशन भारत के साथ में है। साल 2025 के अंदर ही भारत ने यूके को $15.17 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था। अब 15 जुलाई के बाद में एफटीए लागू होते ही भारत के टेक्सटाइल, प्रोसेस्ड फूड, चावल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक और कंज्यूमर गुड्स को यूके मार्केट में भारी टैरिफ छूट मिलने वाली है और इसकी सीधा सा मतलब यह है कि भारत का माल यूके के अंदर अब और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। आसियान कंट्रीज के ऊपर इसका असर कम पड़ेगा क्योंकि उनके एक्सपोर्ट का ओनली 1% हिस्सा ही जोखिम के अंदर है, लेकिन सबसे भयंकर चोट बांग्लादेश को लगने वाली है। दोस्तों, एनालिसिस के मुताबिक बांग्लादेश का करीब $298.2 मिलियन का एक्सपोर्ट सीधे तौर पर अब खतरे में आ चुका है। उनका 6% एक्सपोर्ट मार्केट रातों रात भारत के पास में शिफ्ट हो सकता है। टेक्सटाइल उनका सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है और अगर चावल की बात करें तो भारत पहले ही $94.5 मिलियन के भारी भरकम एक्सपोर्ट के साथ में ब्रिटेन में अपना दबदबा पहले से ही बनाया हुआ है। अब दोस्तों, ये दबदबा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वियतनाम का $160.8 मिलियन, थाईलैंड का $40.3 मिलियन और पाकिस्तान का $38.5 मिलियन का एक्सपोर्ट भी अब खतरे में है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के लिए ये एक सर्वाइवल का सवाल बन जाएगा क्योंकि उनकी पूरी ग्रोथ स्टोरी ही इसी एक सेक्टर के ऊपर टिकी हुई है। अब इन तीनों घटनाओं को दोस्तों एक साथ जोड़ करके देखिए, आपको एक बहुत बड़ा पैटर्न समझ के अंदर आ जाएगा। पहला है, बांग्लादेश के अंदर उनके अपने नागरिक, उनकी सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी अब डर करके पीछे हटने को तैयार नहीं है। 81 फीट के राम मंदिर का रुकना और तस्वीर का अपमान कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये वहां के समाज के अंदर बढ़ रहे कट्टरपंथी नेटवर्क का सीधा सबूत है। और इसके खिलाफ ढाका की सड़कों पर जो हिंदुओं ने मसाले जलाई हैं वो बता रही हैं कि तारिक रहमान की सरकार के पास में अब चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता तेजी से घट रही है। 64 जिलों के अंदर मंदिर बनाने का जो अल्टीमेटम दिया गया है वो एक तरह से सिविल सोसाइटी का अपनी ही सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव है। दूसरा पैटर्न दोस्तों बॉर्डर के ऊपर है। मेहरपुर में जो कुछ भी हुआ है वो दिखाता है कि बांग्लादेश अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां बीएसएफ की कड़ी निगरानी ने उनके हर नैरेटिव को फेल कर दिया है। अब खेल सिर्फ ग्राउंड पे नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक माइंड गेम में चल रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा पैटर्न है ग्लोबल इकोनॉमी का। भारत यूके एफडीए एक ट्रेड डील नहीं, ये पूरे एशिया के अंदर कंपटीशन का माहौल बदलने का एक रणनीतिक टूल बन चुका है। कूटनीति की बिसात पर भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी कल तक साउथ एशिया के अंदर एक सक्सेस स्टोरी बताई जा रही थी वो अब एक गहरे संकट की तरफ बढ़ रही है। इस पूरी सिचुएशन को दोस्तों अगर एक चेस बोर्ड की तरह देखें तो भारत के मूव्स बहुत ही नपे तुले और शांत हैं। भारत कोई शोर नहीं मचा रहा। जब ढाका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो भारत सरकार बहुत ही पैनी नज़र से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। भारत की पॉलिसी हमेशा से रही है कि पड़ोसी देशों के अंदर सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। जब पलाशबाड़ी के अंदर मंदिर समिति को धमकियां दी जा रही हैं तो ये सिर्फ एक लोकल प्रशासन का फेलियर नहीं बल्कि ये उस सिस्टम पर सवाल था जो सबको साथ लेकर के चलने का दावा करता है। जब 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है तो ये सिर्फ एक संगठन का गुस्सा नहीं होता बल्कि ये उन लाखों लोगों की आवाज होती है जो एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव देश चाहते हैं, ना कि कोई ऐसा सिस्टम जहां मुस्लिम कट्टरपंथी मौलाना तय करें कि कौन सी मूर्ति लगेगी, कौन सी मूर्ति बनेगी, कौन सी नहीं लगेगी। जब 22 करोड़ टका का बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ धमकियों की वजह से रुक जाए तो दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी ये देखते हैं कि इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की असली पोजीशंस, असली स्थिति क्या है। ऐसे माहौल में विदेशी कंपनियां वहां पैसा लगाने से डरने लगती हैं और यही वजह है कि जब यूके जैसी ग्लोबल पावर किसी देश के साथ में एफटीए साइन करती है तो वो सिर्फ आज का मार्केट नहीं देखती, वो आने वाले दशकों का विजन देखती है। भारत की स्टेबिलिटी, भारत की लीडरशिप
और भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन कैपेसिटी उसे एक रिलायबल पार्टनर बनाती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर जो पहले ही अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है, उसके लिए भारत का यह टैरिफ एडवांटेज एक बुरा सपना बन चुका है। दोस्तों, इस तमाम मामलों पे आपका क्या कहना है और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हिंदू वहां पर इस वक्त जाग चुका है, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? क्योंकि अक्सर हिंदू हर जगह से भाग जाता था जब इस तरह के मामले होते थे। पहली बार आप देख पा रहे हैं वो सड़कों पे उतरा है, चैलेंज किया है। इस पूरे मामले पे अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।